नमस्कार, मैं राधे श्याम पाल। आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं उत्तर प्रदेश राजनीति में लोकप्रिय जननेता जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हमेशा शोषित, वंचित, गरीबों, पिछड़ों और दलितों की आवाज़ को उठाते रहते हैं। ऐसे जनप्रिय नेता बसपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल जी। पाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। ये हम लोगों का शायद दूसरी बार इंटरव्यू है और बहुत शानदार रहा। आपसे जो है, जब पहली बार हमने चर्चा की तमाम मुद्दों पर, आपके मन की बात, आपके राजनीतिक जीवन के बारे में और तमाम जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति की वर्तमान जो दशा और दिशा है उस पर हमने चर्चाएं की थी और बहुत शानदार रहा। और लोगों ने उस जो पूरा एक चर्चा हुआ था, पूरा वीडियो जो बना था, उस पर बहुत शानदार लोगों ने कमेंट किया था और काफ़ी सराहना किया था। तो और लोगों की ही कहीं ना कहीं डिमांड थी कि एक बार कुछ और जो अभी हाल ही के मुद्दे हैं उस पर जो है आपके साथ चर्चा की जाए। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है जातिगत जनगणना का। तो आपका उस विषय में क्या राय है और जातिगत जनगणना से वास्तविक रूप से क्या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कैसे हो पाएगी? इस पर आप अपना जो है राय व्यक्त करें। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जातीय जनगणना की बैठक करके उन्होंने निर्णय लिया है, वो निर्णय स्वागत योग्य तो है, लेकिन मेरे ख्याल में वो निर्णय बहुत देर का आया हुआ निर्णय है। क्योंकि इस देश में इसके पहले भी कांग्रेस सरकार 50-60 सालों तक रही है, अब आज बीजेपी है। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी इस देश में माननीय कांशीराम साहब मान्यवंश ने बनाई, तो 14 अप्रैल 1984 को बनाई है। इसके पहले वाम से DS4 बना करके एक गैर राजनीतिक संगठन को तैयार करके माननीय साहब मान्यवंश जी ने BSP के पहले समाज को जोड़ने का काम किया। फिर 14 अप्रैल 1994 को बहुजन समाज पार्टी बनी, लेकिन 84 को BSP बनी। लेकिन मैंने देखा कि जैसे BSP बनी है 14 अप्रैल 1984 को, उसी वक्त माननीय कांशीराम साहब ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि इस देश में वोट देने का अधिकार तो बाबा साहब ने सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का दे दिया था। लेकिन माननीय कांशीराम साहब के भाषण में आप सुनेंगे, पुराना वीडियो अगर निकलेगा तो आपने देखेंगे, तो कहते थे कि इस देश में 78 ऐसी जाति है कि जिन समाज के लोगों को वोट देने का अधिकार तो है, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, लेकिन उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। तो ये बहुजन समाज पार्टी का पहले से नारा रहा है। कई बार बहुजन समाज पार्टी ने, माननीय बहन जी ने भी, जब केंद्र में सरकार रही है कांग्रेस की, तब भी बहन जी ने ये कहा था कि ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने भी इसको नज़रअंदाज किया। आज जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो आज माननीय राहुल गांधी जी भी इस बात की मांग कर रहे हैं। और मैंने इधर देखा कि जब ये खास तौर पर जब जनगणना की बात भाजपा के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आई, तो इस पर हमारे माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, लोगों ने खूब पीठ अपनी थपथपाई कि मैंने इस चीज़ की मांग की थी इसलिए पूरा हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी शुरू में जब आई तभी से जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी जाति की आबादी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये नारा माननीय साहब का था। तो मेरा मानना है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी इस जातीय गणना को कराते हैं, राष्ट्रीय गणना के साथ साथ जातीय गणना को, और जनगणना करा के अगर जाति के आधार पर सबको लाभ मिलता है, सबकी भागीदारी मिलती है, तो मैं मानूंगा माननीय कांशीराम साहब की जो सोच विचारधारा थी वो पूरी हुई है, जिस पे बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी पहले से ही काम कर रही है।
अगर जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी भागीदारी के तहत मौका नहीं मिलता, तो शायद यहाँ तमाम ऐसी समाज के लोग थे, जैसे खास तौर पर हमारा पाल समाज भी, प्रजापति, विश्वकर्मा, नाई, राजभर, चौहान, तमाम ऐसी बिरादरी, मौर्य, कुशवाहा, शाक, सैनी, विश्वकर्मा, ये इनको शायद राजनीतिक भागीदारी मिली भी नहीं होती। लेकिन अगर इस देश में रहने वाले सभी जाति समाज के लोगों को, जिनको भागीदारी पहले मिलती थी, उनको भी, जिनको कभी नहीं मिलती थी, उनको भी अगर राजनीतिक भागीदारी देने का काम किया किसी ने, तो बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। और इसके लिए मैं माननीय साहब, माननीय भाई जी को धन्यवाद देता हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर ये निर्णय लाए तो स्वागत योग्य, लेकिन ये पूर्ण हो जाए, जनगणना हो जाए, इस पर जनगणना के आधार पर जिसकी इतनी संख्या उसकी इतनी भागीदारी दी जाए, तो ये अच्छा सिद्ध होगा। अगर पूर्ण हो जाए तो, नहीं तो चुनावी नारा बन के अगर, तो मैंने कई मुद्दे पर देखा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नारे आए थे जिसको बाद में जुमला करार किया गया। जैसे एक भाजपा ने अपनी सरकार में कहा था कि जब 14 में आए थे लोग, तो 14 में इन्होंने नारा दिया था कि ये कांग्रेस सरकार है, और इस सरकार में महंगाई बहुत है, इस सरकार में बेरोजगारी बहुत है, इस सरकार में इस देश का धन विदेशों में रखा है, और भाजपा को लाओ, इस कांग्रेस को हटाओ, तो विदेशों का धन लाऊंगा, आपके खाते में 15-20 लाख भेजने का काम करूंगा, परत बस 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, इस देश से गरीबी मिटाऊंगा। ये तमाम जैसे नारे रहे हैं जिनको आज तक पूर्ण होते नहीं दिखाई पड़ा। जो नारा जो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो में दिया था, जो वादा किया था, वो तो पूरा नहीं होता दिखाई पड़ा, और अलग से तमाम ऐसे काम किए जिससे जनता को उसके लिए वो झेलना पड़ा। कुछ निर्णय इन्होंने आनंद फानंद में ऐसे लिए हैं, उस पर ज़्यादा की लंबी चर्चा होगी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि चलो स्वागत योग्य, इसको पूरा करें, इसके पूरा करा के जनगणना, फिर सभी जाति के आधार पर जिसकी इतनी संख्या उसकी भागीदारी दे, तो ये अच्छा निर्णय साबित होगा। बिल्कुल शानदार। एक अभी हमने देखा है हाल फिलहाल में अखिलेश यादव जी खासकर समाजवादी पार्टी का पूरा भूमिका बना रहे हैं कि संविधान बचाने की जिम्मेदारी पीडीए की है, और हम जो है बाबा साहब को जो है मानने वाले और उनके पथ पर चलने वाले हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो एक बैनर सामने आया, एक पोस्टर बना था, जिसमें आधे पोस्टर में माननीय अखिलेश जी हैं और आधे में बाबा साहब हैं। तो एक काफ़ी ये जो है इसके खिलाफ जो है बातें निकली, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको मैंने देखा है तो इस पर तमाम बातें सामने निकल करके आई। माननीय अखिलेश यादव जी का भी जब वो फोटो उनके किसी कार्यकर्ता ने बना करके लाए, तो उस फोटो को उनका लेते हुए भी देखा गया। अच्छा। अगर वो फोटो वायरल भी हुआ, उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी की मैंने एक वो देखी, प्रेस वार्ता इनकी चल रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मेरे किसी एक विंग के पदाधिकारी ने इस तरह किया था, और जिसका मैं उस पदाधिकारी को समझाऊंगा, उससे कहूँगा कि वो पदाधिकारी जो है इस तरह के कृत्य ना करे, किसी महापुरुष साथ किसी की फोटो ना जोड़े। लेकिन मेरा मानना है कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी को जब वो फोटो देने आया था, उसी वक्त उसको अगर मना कर दिए होते, समझा दिए होते, फोटो खिंचवा करके वायरल नहीं करते, तो ये बात सामने नहीं आती। लेकिन उनका कहना है कि उसने गलती किया है, तो गलती उसने किया है, बना करके बाबा साहब के बराबर आपकी फोटो लाया, तो गलती आपकी है जो आपने उस फोटो को स्वीकार किया। बिल्कुल। और बाद में कह रहे हूँ उसको समझाऊंगा, ये बात तो उसी वक्त समझाना था। लेकिन हमें लगता है कि उस वक्त तो उनको लगा, जब उनका कार्यकर्ता फोटो लाया तो उनको लगा कि अब मैं बाबा साहब के बराबर हो गया हूँ, तभी तो वो फोटो लेकर के खिंचवाए हैं, उनका विरोध नहीं किया, नहीं उनको विरोध करना चाहिए था। और ये भाजपा का नया कृत्य नहीं है, समाजवादी का, सॉरी भाजपा नहीं, समाजवादी का। समाजवादी ने पहले भी गोमती नगर में जो बाबा साहब के नाम से पार्क बना है, उस पार्क को समाजवादी के लोगों ने अय्यासी गड्ढा कहने का काम किया था। जब समाजवादियों ने अय्यासी गड्ढा कहा था, तो उस वक्त मनोहर निंदा एवं धिक्कार विचार रैली, निंदा एवं धिक्कार विचार रैली, जो माननीय कांसीराम स्वामी स्मारक स्थल अब है, उसी जगह पर रैली हुई थी। क्यों? क्योंकि बाबा साहब के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी समाजवादी लोगों ने किया था। और अभी बसपा की सरकार में जो तमाम जनपदों का
गठन बहन जी ने किया था। खुद जिला बड़ा होने के नाते विकास नहीं हो पा रहा था, तो जिला बहन जी ने बनाया। तो उस जिलों का भी नाम बहन जी ने बहुजन समाज जन में संत गुरु महापुरुषों के नाम रखा था। अच्छा। जिसमें एक जिला था भीमनगर, बाबा साहब के नाम से। उस जिले को भी माननीय अखिलेश यादव जी ने बदल करके उसका संभल करने का काम किया। संभल जो आज संभल है वो भीमनगर, वो भीमनगर था। अच्छा। भीमनगर माननीय बहन जी ने बनाया था, लेकिन बाबा साहब के नाम बने जिले को खत्म किया तो वही बाबा साहब का अपमान हुआ। बाबा साहब पार्क को अयासी गड्ढा कहा, वो भी बाबा साहब का अपमान हुआ। और भी बाबा साहब के बराबर अपनी बाबा साहब की आधी तस्वीर काट करके समाजवादी के लोगों ने जो वायरल किया, ये बहुत घोर निंदनीय है और इस चीज को बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और निश्चित है कि जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, ये बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब के अनुयायी लोग आने वाले 27 में उसी बाबा साहब के वोट के दिए हुए अधिकार के बल पर बाबा साहब के अपमान का बदला लेने का काम करेंगे। और भाजपा भी कहीं पीछे नहीं रही है। भाजपा के भी माननीय गृह मंत्री जी ने कुछ समय पहले सदन के अंदर बाबा साहब का अपमान करने का काम किया था। और कांग्रेस ने तो बहुत किया था। कांग्रेस ने तो बाबा साहब संविधान सभा में न जाने पाए, इसके लिए बाबा साहब के खिलाफ उन्हीं के कैलोरकर को चुनाव लड़ा करके और बेईमानी करा करके चुनाव लड़ाया, इनके कैलोरकर को बेईमानी भी कराया, तब बाबा साहब को हराने का काम किया था। तो बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली, बाबा साहब संविधान को पूरी तरह लागू कराने वाली अगर इस देश में कोई पार्टी, तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी, जिसको माननीय कांशीराम साहब गठन किए थे, और जिस पार्टी को आज मान्य बहन जी लेकर के चल रही हैं और हम सब लोग मान्य बहन जी के अगुवाई में बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं। निश्चित है कि बाबा साहब ने पहले ही जब संविधान बना के सौंप रहे थे तो उनके मन में एक आशंका आई थी। उन्होंने कहा था कि अगर इस देश का संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से मेरे बनाए हुए संविधान को लागू कर दें तो देश की बहुत उन्नति हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि आज तक भी बाबा साहब का संविधान पूरी ईमानदारी से लागू नहीं हुआ। और जो अभी आपने कहा कि समाजवादी संविधान बदलना चाहती है, ये तो एक भाजपा समाजवादी की मिली भगत है। भाजपा के लोग कहते हैं कि 400 पार ले आओ, हम संविधान बदल देंगे, और वहीं तुरंत इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा कि हम संविधान बचाएंगे। जब बाबा साहब को यह आशंका थी कि मेरे बनाए हुए संविधान को ईमानदारी से इस देश में हुकूमत करने वाले लोग लागू नहीं कर रहे हैं, लागू नहीं कर पाएंगे, तो ये भी शंका रही होगी कहीं मेरे ना रहने के बाद मेरा संविधान बदल न दिया जाए। इसलिए बाबा साहब ने उस संविधान को इतना मजबूती के साथ बनाया है कि आसानी से तो बदला नहीं जा सकता। हाँ, उसके आर्टिकल को बदल करके तो किसी का फायदा किसी का नुकसान किया जा सकता है। जिसको आर्टिकल को बदल करके कांग्रेस ने भी बहुजन का नुकसान किया है, बहुजन समाज का, बहुजन समाज के लोगों का, और समाजवादी पार्टी ने भी तमाम आर्टिकल को बदल करके बहुजन समाज के लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम समाजवादी ने किया है, भाजपा भी कर रही है। जैसे आज अक्सर देखो कि भाजपा से अगर पूछोगे तो भाजपा ये नहीं कहती है, वो तो कह रही हम ना संविधान बदलेंगे ना आरक्षण आपका हटाएंगे, लेकिन जिस विभाग में SC ST OBC का आरक्षण है प्राइवेट सेक्टर में तो है नहीं। और अगर भारतीय जनता पार्टी तमाम सरकारी विभागों को प्राइवेट करती जा रही है उद्योगपतियों के हाथ बेच करके, तो हमारा आरक्षण तो अपने आप खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये करके समाजवादी भाजपा बदल रही है। और समाजवादी ने भी, जो मान्य बहन जी ने बैकलॉग की भर्ती कर रही थी SC ST OBC की, उसको रोक लगाया। ठेकेदारी में आरक्षण जो बहन जी ने दिया था संविधान के तहत ही दिया था ना, तो संविधान के आर्टिकल को बदल करके वो ठेकेदारी समाजवादी ने छीनने का काम किया। बहन जी ने संविधान के तहत ही तमाम अधिकारियों को प्रमोट किया था, उसको समाजवादी ने आर्टिकल को बदल करके डिमोशन करने का काम किया। प्रमोशन का आरक्षण का बिल बहुजन समाज पार्टी लाई थी, उसको भी समाजवादियों ने फाड़ने का काम किया। और तमाम जिलों को बहन जी ने संविधान के तहत बनाया था, जिनका अपने महापुरुषों के नाम रखा, वही समाजवादी के लोगों ने महापुरुषों का नाम बदला। चाहे छत्रपति साहू जी के नाम बने जिले को नाम बदला, चाहे भीमनगर बने नाम, बाबा साहब ने बने नाम बदला, चाहे माननीय कांशीराम साहब के बने नाम से बने जिले को बदला, चाहे संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, ज्योतिबा फूले नगर, ये सब कौन थे?
ये हमारे SC ST OBC समाज में जन्मे हुए हमारे महापुरुष थे, और जिनको बहन जी ने उन महापुरुषों को सम्मान के लिए, उनके सम्मान में जिले का नाम रखा था, तमाम संस्थाओं का नाम रखा था, तमाम मेडिकल कॉलेजों का नाम रखा था। और ये जब 7 से 12 तक सरकारें थी तब रखा, उसके पहले भी सरकारों ने रखा, लेकिन जब 12 से समाजवादी पार्टी सरकार आई तो इन तमाम महापुरुषों के नाम से बने जिले का नाम खत्म किया, महापुरुषों के नाम चल रही योजनाओं का खत्म किया, और इससे बहुजन समाज पार्टी के लोगों का जहां नुकसान हुआ वहीं महापुरुषों का भी अपमान समाजवादी ने करने का काम किया। एक चीज़ हम देखते हैं कि बहन जी स्वाभिमानी तो बहुत हैं। ये नोटिस किया गया जब एक देश में एक बहुत बड़ी शादी हुआ था, आपको याद होगा, सारे देश के बड़े हस्ती, बड़े नेता उस शादी में शामिल हुए, लेकिन बहन जी का जो है वहाँ पर कहीं नहीं देखा गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उस शादी में मैंने जो देखा है कि अभी लोकसभा चुनाव के बाद थी शायद मुझे लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने, जिस परिवार में शादी थी, माननीय अंबानी जी के परिवार में थी, जिन लोगों ने अडानी अंबानी को पानी पी करके कोसने का काम किए थे, उन सारे दल के लोग अकेले नहीं अपने बेटी बेटों के साथ वहां शामिल होने का काम किए थे जी। लेकिन माननीय बहन जी ने हम लोगों को मीटिंग बताया था कि बहन जी के पास निमंत्रण भी आया था, फोन भी आया था, लेकिन बहन जी ने कहा कि जैसा समय होगा हम देखेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का साफ क्लियर एक विचारधारा है। ये विचारधारा माननीय कांशीराम साहब कह के गए थे कि अगर हम बड़े बड़े धन्ना सेठों से जुड़ेंगे, बड़े बड़े धन्ना सेठ उद्योगपतियों से हम चंदा लेंगे, तो फिर हम बहुजन समाज के गरीबों का काम नहीं कर पाएंगे। हम पार्टी चलाने के लिए सदस्यता अभियान चलाएंगे, अपने गरीबों से 10, 20, 50 रुपए ले करके अगर पार्टी चलाएंगे तो जो हम सत्ता में आएंगे तो बहुजन समाज के लोगों का काम करेंगे। लेकिन अगर हम बड़े बड़े उद्योगपतियों से, धन्ना सेठों से पैसा ले करके सरकार बनाएंगे, चलाएंगे, तो हम जब सरकार में आएंगे तो हमें उनके लिए कानून भी बनाना पड़ेगा। और ये देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अभी जैसे एक सुना था आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या था? इलेक्ट्रल बॉन्ड का मतलब कि इस देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, धन्ना सेठ हैं, जो इस देश की आम जनता के उपयोग की वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तैयार करते हैं, बनाते हैं, उन वस्तुओं की कीमत इधर कुछ दिनों से कई गुना बढ़ गई है। चाहे वो दवा हो, किताबें हो, कापियां हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, मोबाइल हो, आम पब्लिक के जो उपयोग की वस्तु है वो कई गुना महंगी हो गई है। और इसका कारण जो मेरे समझ में आता है कि जब इस देश की आम जनता की उपयोग की वस्तु को मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, बनाने वाले लोगों से अगर आपने कई सौ करोड़ रुपए का चंदा ले लिया है, तो वो अपनी वो जो चंदा दिए वो पैसा कहां से निकालेंगे? अपने फेवर में जो है तो वो अगर अपनी फैक्ट्री से, अपने उद्योग के जरिए जो उत्पादन करते हैं हम पब्लिक के उपयोग की वस्तु, जाहिर सी बात है, उसको कई गुना महंगा नहीं करेंगे, तो वो जो चंदा कई सौ करोड़ पक्ष विपक्ष ने लिया है वो कहां से निकालेंगे? बिल्कुल। और इसकी मार इस देश की आम जनता को पड़ रही, चाहे वो जनता भाजपाई हो, चाहे कांग्रेसाई हो, चाहे सपाई हो, चाहे बसपाई हो। लेकिन उस चंदे में अगर एक पैसे का किसी ने नहीं लिया है तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी, उस नेता का नाम मान्या बहन जी है। अच्छा। और ये बहन जी बहुजन समाज पार्टी इसलिए नहीं लेती है कि अगर हम बड़े उद्योगपतियों से पैसा लेंगे तो ये माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि जिसका सहारा लोगे उसका इशारा मानना पड़ेगा। सही। तो हम बड़े उद्योगपतियों के सहारे से सरकार नहीं बनाएंगे, न चलाएंगे, न उनसे चुनावी चंदा लेंगे कि ताकि सरकार बनने के बाद उनके इशारे की पर हमें काम ना करना पड़े। और ये सही भी है, तमाम ऐसी योजनाएं बहन जी ने अपनी सरकार में चलाई है। जिसे आपने देखा था कि एक नया पद सृजित करके सफाई कर्मी की नौकरी बहन जी ने गरीबों को देने का काम किया था। आज भी देश की आजादी के 75-76 साल बाद भी तमाम ऐसे गरीब परिवार हैं कि जिनके घरों में कक्षा 5-8 से ज्यादा शिक्षा नहीं है। तो क्या ऐसे गरीब घरों में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? क्या अगर होनी चाहिए तो इस देश के किसी नेता ने नहीं सोचा, वो काम अगर किसी ने सोचा बहन जी ने सोचा। बिल्कुल।
तो बहन जी क्योंकि उद्योगपतियों के पैसे से नहीं चलाती पार्टी, हम गरीबों से 10, 20, 50 सदस्यता लेकर के चलाते हैं। तो बहन जी ने उसके लिए एक नया पद सृजित किया जिसमें लाखों लोगों को सफाई कर्मी की नौकरी मिली। मैंने देखा है नजदीक से जाकर के कि वो नौकरी उन लोगों को मिली है कि जिनके घर पे छप्पर नहीं थे, जिनके माँ बाप के तन पर अच्छे कपड़े नहीं थे, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे गरीबी के नाते। मैं तो धन्यवाद देता हूं मान्य बहन जी को, बहुजन समाज के लिए देवी हैं कि उन्होंने नया पद सृजित करके जब उन गरीबों को नौकरी दिया तो आज उन गरीबों के घर में छत भी पड़ गई, उनके माँ बाप के तन पे अच्छे कपड़े भी आ गए। अब खाली 1 महीने की सैलरी का राशन खरीद कर रख लें तो पूरा साल खाएंगे। 5 किलो राशन के लिए उनको भीख नहीं मांगना पड़ता है और उनके बच्चे अच्छे स्कूल पढ़ते हैं। ये काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और यहां तक कि बहन जी देखती थी तमाम ऐसे गरीब लोग रहते थे जो कहते थे, जैसे बिटिया हमारी कक्षा 5, 8, 9, 10 तक पहुंचती थी तो कहा बिटिया आप चिट्ठी उट्ठी लिखे लायक आप हो गई, किताब उताब पढ़ ले थी, अब तुम्हें न पढ़ा पाई, हम अब बेटवा पढ़ाई कि तुम्हें पढ़ाई। बेटियों को पढ़ाई लोग बंद करा दिया करते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं मान्य बहन जी को, मान्य बहन जी ने कहा नहीं, इस प्रदेश की जितनी गरीब बेटियां हैं उनकी पढ़ाई का जिम्मा बहुजन समाज पार्टी लेती, मैं लेती हूं, मेरी सरकार लेती है। तो मान्य बहन जी ने हाई स्कूल जैसे बिटिया पास करती थी 10,000 रुपए उसके खाते में भेजा जाता था। एक नई चमचमाती हुई साइकिल, क्योंकि बहन जी जानती थी कि हाई स्कूल के बाद हो सकता हमारी इस गरीब बेटी को घर से कुछ दूर पढ़ाई करने जाना पड़े, तो बहन जी एक नई साइकिल देती थी। और हाई स्कूल पास करके 10,000 रुपए, फिर इंटर पास करके फिर 15,000 रुपए, ये गरीबों को पढ़ाने के लिए काम किया बहन जी ने। गांव में तो बहन जी आवास दे रही थी, महामाया आवास, गरीबों को घर बनाने के लिए। लेकिन बहन जी ने देखा कि शहरों में तमाम ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पर दिन भर काम करने के बाद सो जाते हैं, घर नहीं रहने के लिए। ऐसे लोगों के लिए मान्य बहन जी ने मानव शहरी कांसीराम शहरी आवास योजना बना करके लाखों लोगों को घर देने का काम किया। मैंने देखा कि तमाम राजनीतिक दल के लोग ये तो नारा देते थे कि रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन दिया किसने? बहन जी ने। गरीबों को सफाई कर्मी की नौकरी, गरीबों को पढ़ाई के लिए साइकिल और पैसा, गरीबों को रहने के लिए मानव कांसीराम शहरी आवास योजना के तहत घर। और गांव में एक नारा बीएसपी का था कि जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी है। जिन लोगों के पास एक धुर जमीन नहीं थी और गांव की सरकारी जमीन को भी कुछ ऐसे दबंग लोग कब्जा करके रखे थे, मैं धन्यवाद देता हूं बहन जी को कि जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मान्य बहन जी ने उन सरकारी जमीनों को खाली कराया और कहा किसी की खितौनी की नहीं, मैं किसी की खितौनी नहीं छीन रही हूं। जो सरकारी जमीन है, जो इस देश में गरीब लोग हैं जिनके पास अपने खेत में लहसुन और धनिया का पौधा लगाने के लिए जमीन नहीं है, उनको जमीन बहन जी ने एकड़ एकड़ भर जमीन देने का काम किया था। तो ये काम भी बहुजन समाज पार्टी ने किया था और कब्जा दिलाने का काम किया था। बिल्कुल बढ़िया शानदार कार्य था। और सभी लोगों को जो प्रदेश में लोग थे, चाहे जिस जाति धर्म समाज के थे, एक कानून का राज चलता था। किसी भी अपराधी, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होती थी किसी साथ अन्याय हो जाए। लेकिन आज तो मैं देख रहा हूं भाजपा सरकार में खासतौर पर SC, ST, OBC समाज और मुस्लिम समाज पर किस तरह अत्याचार हो रहा। देश की आजादी के इतने दिनों बाद भी आज भी हमारी बेटी ब्यूटी पार्लर सच करके आ नहीं सकती घर तक शादी करने के लिए। अभी मथुरा में घटना हुई, मथुरा में 2 बेटियां ब्यूटी पार्लर से सच करके आई, शादी होनी थी, लेकिन नहीं, रास्ते में उस बेटियों को उतार करके अपमानित किया गया और बारातियों को पीट पीट कर भगा दिया गया। इस पे जो PDA का नारा देने वाले हैं, इस घटना पर एक ट्वीट तक नहीं आया, जानकारी कर लीजिएगा। इससे बड़ी घटना क्या होगी। अभी प्रयागराज में हमारे SC समाज को जली हुई बॉडी बरामद हुई। तमाम हत्या बलात्कार चरम सीमा पर है, इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसलिए आज तो मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है वो देख रही है। तमाम जगह हम भी गांव में जा रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, भाई हमने तो 7 से 12 तक बहन जी की सरकार देखी, 12 से 17 तक समाजवादी को देखी और 17 से भाजपा को देख रहे हैं। अगर हम तीनों की तुलना कर रहे हैं तो हमें लगता है अगर कानून का राज चाहिए, इस प्रदेश में जंगल राज से निजात चाहिए, इस प्रदेश में किसानों की अच्छी आय मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, छात्रों को शिक्षा मिले, व्यापारियों को अच्छा व्यापार करने को मिले, कानून का राज चले, अधिकारी भी टाइम से ड्यूटी करें। क्योंकि आज देखने को मिल रहा ना, कहीं वहां थाने पर कोई
सुसाइड कर ले रहा है, कहीं साले पीट पीट कर हत्या कर दी जा रही, कहीं लोग अंबेडकर जयंती मना रहे हैं उनके ऊपर गोली की फायरिंग हो जा रही है, कहीं लोग डीजे लेके निकल रहे हैं तो उन पे फायरिंग हो जा रही, कहीं कोई घोड़ी पर बैठ के निकल रहा 75-76 साल बाद भी, तो तुम घोड़ी पे क्यों बैठ गए, इस पर अकेले मुझे बैठना चाहिए। इस तरीके का जंगल राज बाबा साहब के संविधान के तहत अगर सरकार चलती तो नहीं हो सकता था। इसलिए आज आम जनता की निगाह में ये लोग लग रहा है कि पुनः बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तभी इस सबसे निजात मिलेगा। इसके लिए आज दलीय गठबंधन नहीं, लेकिन बहुजन समाज के लोगों ने बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, विधानसभा स्तर पर मजबूती से काम कर रहे हैं और ये लोग आने वाली 27 में एक जनता का गठबंधन बना करके, एक भाईचारा तैयार करके पुनः बहन जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। एक जो प्रकरण अभी बीच में बहुत ज़्यादा चल रहा था रामजी लाल सुमन जी का, जी, उस पर आपके व्यक्तिगत क्या विचार हैं? एक वो उनका जो बयान आया उस पर आप अपना प्रतिक्रिया देंगे, दूसरा उनके बयान पर जो सामने से प्रतिक्रिया आया जो करड़ी सेना का, वो कहाँ तक? देखिए, पहली चीज तो इस देश में बाबा साहब का जो संविधान है उस संविधान में स्पष्ट लिखा है कि इस देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। जो उन्होंने राणा सांगा के ऊपर टिप्पणी की है, मेरा मानना है कि आप अपने समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों की किताबों को पढ़ो, उनके बारे में जो उन्होंने नेक काम किए हैं बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुष, उनके बारे में आप जनता के बीच बताओ। और वो राणा सांगा जी अगर वो क्षत्रिय समाज में जन्मे हैं, क्षत्रिय समाज के राजा हैं, क्षत्रिय समाज के महापुरुष हैं, ये तो उनकी गलती है। ये आपका एक व्यक्तिगत जो विचार है, हाँ, ये है कि आप जो है अपनी लकीर बड़ी करिए। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, ये देश विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न समाज के लोग रहते हैं। बिल्कुल। तो किस समाज में उनके कौन से महापुरुष हैं, उनका वो सम्मान करते हैं, तो हमारा अपमान करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हम किसी भी समाज के महापुरुष का, राजा का, या जो भी उस समाज के पूजनीय है, हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आगरा में इस तरीके की घटना हुई वो भी निंदनीय है। जब इस देश में संविधान है, कानून है, तो उसके तहत, कानून के तहत, संविधान के तहत हमें FIR करनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, जो भी कानूनी प्रक्रिया उसके तहत करना चाहिए। इस तरीके से किसी के घर पे चढ़ना ये भी गलत है, लेकिन ये किसी महापुरुष का अपमान करना ये भी घोर निंदनीय है जी। और खास तौर पर समाजवादी का जो मैं व्यवहार जो देखता हूं, तो अगर इस तरह का कोई अपमानजनक टिप्पणी या किसी के ऊपर बुलवाना था तो माननीय अखिलेश यादव जी के घर में भी 5-5 सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, SC सांसद से क्यों ऐसा बुलवाते हैं? पहले तो SC सांसद बुलवाएंगे, फिर कहेंगे दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा। इसके पहले भी जो बिल भी फाड़ा गया था SC/ST प्रमोशन का, आरक्षण का बिल, तो वो भी उन्होंने SC समाज से फरवाया था, मनसा राजनीतिक लाभ के लिए, वो भी SC समाज से फरवाया गया था। अच्छा। और ये जो बुलवाया गया ये भी SC समाज के एक सांसद से बुलवाया गया, तो उनको ये बोलना चाहिए एक समाजवादी के सांसद ने अपमानजनक टिप्पणी किया, ना कि SC ने। सही। और अगर SC का मामला है तो अभी हमारे माननीय श्यामलाल पाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी बेटी की शादी थी, उनकी बेटी की शादी के लिए बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से भी। और उसमें माननीय अखिलेश यादव जी गए थे, और उसी जनपद में वहीं थोड़ी दूर पर एक SC समाज की जो जली हुई लाश बरामद हुई थी, SC समाज था, उनके घर तक नहीं जा पाए। कहां से PDA चल रहा? नाम PDA का लेते हैं और उनसे पूछ लो कि PDA का नारा आप दे रहे हो, लेकिन PDA में आपके पाल नहीं आता क्या? एक भी MP नहीं है, चौहान एक भी MP नहीं है, प्रजापति एक भी MP नहीं है, यादव एक भी MP नहीं है। PDA का नारा दे के आप भी चुनाव लोकसभा लड़ा। यादव तो बहुत सारे नहीं, एक भी यादव का नाम बता दो, कौन यादव है? सब बहुत सारे यादव हैं। कौन सा यादव? एक सांसद यादव नाम बताओ। धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव उनके भाई हैं, ना कि यादव। अच्छा, घर के? धर्मेंद्र यादव के भाई हैं। अच्छा। अगर यादव को लड़ाना होता तो जिस आजमगढ़ सीट पर अपने घर से सफाई से भेजे धर्मेंद्र यादव को, उस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने 89 में रामकृष्ण यादव जी को सांसद बना चुकी है। अच्छा। और वहां बहुत यादव आजमगढ़ में हैं, उसमें से किसी यादव को सांसद बना दिए होते
तब पीडीए होता ना। ये तो मैं बोलता हूं परिवार दल अलायंस, परिवार के लिए पार्टी है। यादव कोई नहीं है। अच्छा। धर्मेंद्र यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय डिंपल यादव जी, अक्षय प्रताप यादव जी, शिवपाल जी के चाचा के लड़के, परिवार भर के लोग हैं। मेरा यही तो सवाल है कि अगर ये पीडीए है तो यादव कितने सांसद है ये बताओ। चौहान समाज का कितना सांसद है, प्रजापति का सांसद कितना है, पाल समाज का सांसद कितने हैं। एक को टिकट दिया, वो भी हरवा दिया समाजवादी ने खुद मिलके। मैं इसलिए कह रहा हूं हरवा दिया गया कि वही राजा रामपाल बहुजन समाज पार्टी से जब अकेले लड़ते हैं तो अकबरपुर रियासत चुनाव जीत जाते हैं। वही राजा रामपाल जी कांग्रेस से लड़ते हैं तो जीत जाते हैं। लेकिन समाजवादी के 28 दल का जब गठबंधन होता तो एक पाल का बेटा लड़ता, वो भी हार जाता। क्यों? ये जवाब तो माननीय अखिलेश यादव जी को जीना चाहिए कि आपके घर के जितने लड़े सब जीत गए। आयन गडरिया भवादी के नाम पर वोट मांगा जाता है तो आपके घर के तो सब जीत गए, दूसरा यादव तो आपने टिकट ही नहीं दिया था किसी को, और एक पाल लड़ा वो हार गया। अब 22 में भी मैं देखा था जिस तरह पाल समाज के साथ अन्याय समाजवादी ने किया था, 22 में मैंने देखा था कि जो बहुजन समाज पार्टी में 3-3 4-4 बार विधायक, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे लोगों को ज्वाइन तो करा दिया गया वादा करके, लेकिन क्या अयोध्यापाल जी को ज्वाइन कराया, टिकट दिया? क्या श्री रामपाल जी रोज राज्यसभा सांसद तक बसपा में रहे, मंत्री विधायक ने उनको टिकट दिया? क्या माननीय दयाराम पाल साहब को जो प्रदेश अध्यक्ष बसपा में रहे, जितनी बार सरकार उतनी बार मंत्री रहे, एमएलसी रहे, उनके कई बेटे चुनाव लड़ने तैयार थे, क्या उनको आपने टिकट दिया? बहुत बड़े बड़े। क्या सुभाष पाल हरदोई के जो नौजवान आपके साथ जुटा था, क्या उसको आपने टिकट दिया? राजा रामपाल जी भी अपने भाई को चाहते थे, क्या उनको आपने टिकट दिया? ये समाजवादी के नेताजी, आप पीडीए का नारा बंद करो। परिवार दल अलायंस है क्योंकि आपके चाचा का दल अलग था, अलायंस करा लिया। अभी भी आपके सगे छोटे भाई की बहू भाजपा की महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं। पहले उनको समझा के लाओ, फिर पीडीए को समझाना। और इतने नहीं, धर्मेंद्र यादव जी के सगे बहनोई भाई करहल में भाजपा चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा। सगे बहनोई। तो ये पीडीए का नारा इनका खोखला है, उनका नारा है परिवार दल अलायंस, परिवार दल डेवलपमेंट। बहुजन समाज पार्टी शुरू से जब से बनी है, उनने बहुजन समाज पार्टी ने, मानवर कांसीराम साहब ने, मान्या बहन जी ने SC ST के लिए, पिछड़ों के लिए, मुस्लिमों के लिए, और जो न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हैं उनको भी राजनीतिक भागीदारी भी दिया, उनके लिए काम भी किया, उनको रोजगार भी दिया। ये सारा काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और फिर आने वाले समय में आज सब समाज के लोग एक मन बना रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी को फिर सत्ता में लाएंगे ताकि सब समाज का विकास संभव हो सके। अभी आकाश आनंद जी भी वापस आ गए हैं पार्टी में, तो क्या रणनीति होने वाली है 2027 को लेकर? निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी में वापस आए हैं। मान्या बहन जी हमारी नेता हैं। बहन जी की गाइडलाइन में पूरा देश में लोग काम करते हैं, उसी तरह मान्य आकाश आनंद जी को भी जो मान्या बहन जी की गाइडलाइन आएगी उस पर वो काम शुरू करेंगे। अच्छा जी। 2027 को लेकर आपकी क्या रणनीति? अभी तो मैं वही बताया कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत रणनीति है जो मान्या बहन जी की रणनीति तैयार करके दी है। अभी हमारा पिछड़ा OBC समाज का भी सामाजिक भाईचारा संगठन तैयार हुआ है। उसके आधार पर पिछड़ों में लगातार हमारे जो जिले संयोजक बने हैं, विधानसभा संयोजक बने, वो गाँव जा रहे हैं और लोगों को मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किया उसको बता करके उनको जोड़ने का काम करेंगे। और हमारे चाहे वो मंडल के लोग हों, जिले के, विधानसभा के सारे लोग बूथ पर जा करके एक सब समाज में गठबंधन, जनता का गठबंधन बनाने का काम कर रहे हैं, बूथ सेक्टर कमेटी बनाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित है कि जब आम जनता उत्तर प्रदेश की तुलना कर रही है कि 7 से 12, 12 से 17, 17 से आज तक की सरकार की जो तुलना लोग कर रहे हैं, लोगों की उम्मीद है कि पुनः हम बहन जी की सरकार जो 7 से 12 में चली थी वो सरकार फिर ला करके बहन जी की अगुवाई में प्रदेश का विकास करेंगे। ये आम जनता की राय और चाहत है। जब से आपको जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष की, तब से देख रहे हैं कि आप लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं जी। तो जनता के बीच जाकर आपको क्या लग रहा है कि जनता निश्चित वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जनता ने पूरा मन बनाया है। ये दलों के गठबंधन को वरीयता नहीं देगी, वो आम जनता का जो गठबंधन बनेगा उस गठबंधन के तहत बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आखिर में कुछ अपने समाज के लोगों को और भी जो है पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित, वंचित और गरीब हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहें? मेरा यही संदेश है कि अगर इस देश में बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी होती तो मेरे समाज में भी खास तौर पर लगभग 99% नेता जो आज दिखाई पड़ रहे हैं
खासतौर पर पिछड़े समाज के, चाहे पाल समाज हो, प्रजापति समाज हो, चौहान समाज हो, राजभर समाज हो, नाई समाज हो, विश्वकर्मा समाज हो, लोहार समाज हो, इन समाज के लोगों में आज जितने भी नेता दिखाई पड़ेंगे पूरे प्रदेश में, चाहे वो सपा में बैठ गए हों, चाहे वो भाजपा में हो, निश्चित है वो बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से ही तैयार होके गए हैं। तो हमें इस बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी को कमजोर नहीं होने देना है। हम अपने, चाहे वो एससी समाज के लोग हों, एसटी समाज के लोग हों, पिछड़े समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, इनको मैं चाहूँगा कि जो बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी तैयार हुई है, जो सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, एक बहुजन में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों की एक विचारधारा है, सोच है, मिशन है, इसको आगे बढ़ाने के लिए फिर से आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी साथ खड़े हों, बहुजन समाज हुकूमत बनाए, तभी सब समाज की हिस्सेदारी भागीदारी पूरी तरह सुनिश्चित हो पाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। साथियों, आप थे बसपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल जी, और मेरा भी मानना है कि कहीं ना कहीं सत्ता जो है, कुर्सी पाने का एक केवल खेल नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्ता का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि गरीब को न्याय मिले और हर उस घर तक, हर उस व्यक्ति तक न्याय और नौकरी पहुंचनी चाहिए जो समाज का सबसे पिछड़ा तबका है। उस घर में प्रकाश जाना चाहिए, दिया जलना चाहिए जहां सदियों से अंधेरा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप भी जो है समाज में जाकर और राजनीति में रहकर ऐसा करने का प्रयास करेंगे। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे किसी और नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।